तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टूटे फूटे घर से, जिसमें कि शारदा नाम की एक बहू अपने घर को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करके कपड़े सिया करती थी। वह इतनी मेहनत किया करती थी कि उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। शारदा तो बहुत ही मेहनत किया करती थी अपने घर को चलाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका पति पुष्कर दारू पीकर हमेशा पड़ा रहता था। ज़रा भी उसे ख्याल नहीं रहता था कि दिन है या फिर रात। हर वक्त अपनी पत्नी को मार पीट कर वह पैसे लेकर दारू खरीद के पीने लगता था। उसे तो कोई भी घर की परवाह नहीं होती थी। दूसरी तरफ उसकी गुस्सैल माँ, जो हमेशा बेचारी शारदा पे गुस्सा झाड़ती रहती थी। शारदा यह खाना लेकर आकर कहती है, माँ जी ये लीजिए खाना, खा लीजिए। क्यों रे करमजली, मैं तेरी पैतरेबाजी नहीं समझती हूँ। तो कितने दिनों से मुझे ये दाल रोटी ही खिला रही है। मुझे दाल रोटी खिला खिला के मार देना चाहती है क्या? सब समझती हूँ। तू मुझे मार देगी और ये जायदाद अपने नाम हड़प लेगी। और दूसरी तरफ मेरा बेवड़ा बेटा जो दारू पी के हमेशा पड़ा रहता है। बहू भी मिली तो नाकारी। मुझे नहीं खाने दाल रोटी। शारदा की सास उसे बहुत ही चिढ़ाती है और ताने मारती है। ये सब देख के शारदा की आंखों से तो आंसू बहने लगती हैं। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। वो लगातार रोने लगती है। बेचारी शारदा इतनी मेहनत किया करती थी, लेकिन कोई भी उसकी मेहनत की कद्र नहीं किया करता था। मेरी क्या गलती है? मुझे घर भी मिला तो ऐसा जिसमें कि मेरा पति दिन रात दारू पी के बेहोश पड़ा रहता था, और सास भी मिली तो कैसी, इतने ताने कसने वाली। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तू मुझे जल्दी अपने पास ले जा, मुझे नहीं रहना इन लोगों के पास। शारदा ये बातें कह लेती है। वह खाने का अपमान नहीं करती है, इसलिए वो खाना शारदा खा लेती है। शारदा को भी दाल रोटी कुछ खास नहीं लगती है, क्योंकि वो लगातार 2-3 महीनों से दाल रोटी ही खा रहे थे। एक बूढ़ी औरत आती है। ओ शारदा बिटिया। अरे काकी, तुम यहाँ पर क्यों? अरे क्यों मत पूछ। तूने जो 2 ब्लाउज सिए थे ना मेरे, और एक तूने सूट सिया था, बड़ा अच्छा ही तेरे हाथ में कलाकारी है। बहुत ही अच्छा सूट बना है। मेरी बेटियों को तो बहुत पसंद आया, इसलिए मैं दोबारा से लेके आई हूँ तुझसे सिलवाने के लिए। ये तो आपका बड़प्पन है काकी, कि आपने मुझे इतना इज्जत दिया, आपने मेरी इतनी तारीफ की। बताइए, दीजिए अपने कपड़े। मैं इस बार भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ही सियूंगी आपके सारे सूट। रख दीजिए यहाँ पे। शारदा काकी को धन्यवाद कहकर जाने को कह देती है। शारदा की काकी वहाँ से चली जाती है। शारदा पूरी शिद्दत और मेहनत से सारे सूटों को सीने लगती है। बेचारी एक तरफ शारदा जो कि गरीबी की ज़िंदगी में घुट घुट के जी रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी छोटी ही बहन जो काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी में आराम से अपने सोफे पे बैठ के मज़े ले रही थी। उसे अपनी दीदी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोनों की शादी ही अमीर घर में हुई थी, लेकिन शारदा का पति काफ़ी शराब पीने में मशहूर हो गया था, इसलिए उसने अपने घर के सारे जायदाद बेचकर उसने शराब पी ली। लेकिन दूसरी तरफ गौरी, जो कि हमेशा अपने पति को बांध बूंद के रखती थी, गौरी की ननद वहाँ पे आती और कहती है, ओ भाभी, आप बताइए ना, मुझे कैसे गाउन अच्छा लगेगा मुझ पे। और मुझे ना बिल्कुल यूनिक गाउन चाहिए मेरे एंगेजमेंट के लिए, बिल्कुल अलग, वैसा गाउन जो आज तक किसी ने ना पहना हो। आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो बताइए तो। आइडिया? मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। अरे हाँ, मुझे याद आया। मेरी बहन शारदा, वो इतनी अच्छी टेलर है ना, वो उसके दिमाग में ना पता नहीं क्या घूमते रहता है। वो ऐसा गाउन तैयार कर देगी तुम्हारे लिए जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वो आसपास के गांव में ही रहा करती थी। तुम्हारी एंगेजमेंट 3 दिनों में है, ठीक है? तो हम ऐसा करेंगे, हम आज ही जाएंगे उससे मिलने के लिए, ठीक है? तुम तैयार हो जाओ। वाह भाभी, यू आर सो जीनियस। आपने तो झटपट में मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं झटपट से तैयार होती हूँ।
गौरी की ननद सेजल अपने एंगेजमेंट के गाउन के बारे में एक्साइटेड होकर तैयार होने जाती है। गौरी भी दूसरी तरफ तैयार होने जाती है। वे दोनों तैयार होकर अपनी बड़ी सी गाड़ी में से निकल जाते हैं और अपने बहन के घर में जाते हैं, जहाँ पे आराम से शारदा कुछ सोच रही होती है। दोनों घर में आते हैं और कहती है गौरी, दीदी, ओ दीदी, देखो कौन आया है। गौरी, इतने दिनों बाद तुम मुझसे मिलने आई है। ये कहकर शारदा और गौरी आपस में गले मिलते हैं। क्यों गौरी, तुझे समय नहीं मिलता कि तुम मुझसे फोन पे भी नहीं बात करती है, ना ही तू ऐसे मिलने आती है। बता, इतने दिन बाद आएगी तू मुझसे मिलने के लिए। मैं तो तुझसे जल्दी मिलने आती हूँ। ओफो दीदी, आप तो सारी बातें अभी ही कर लो। वैसे भी मैं तो आपसे मिलने के साथ साथ एक और काम के लिए आई हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। ये देख रही हैं, ये मेरी ननद है, नाम है सेजल। इनकी 2 से 3 दिनों में एंगेजमेंट होने वाली है और इन्हें बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल अलग गाउन चाहिए। इसलिए मैंने सोचा गाउन तो मैं आपसे ही सिलवाऊंगी। आपके दिमाग में बहुत ही मस्त मस्त आइडिया आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे ही क्यों ना ये सारे गाउन सिलवा लूं। ओहो, मेरी बहन मेरी इतनी तारीफ कर रही है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सच में मुझ में इतना टैलेंट है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था। अच्छा, तो गाउन में क्या क्या होगा? अभी तो शायद फूल पत्ते के गाउन पुराने हो गए हैं, कुछ नया गाउन चाहिए। तो मेरे दिमाग में अभी कोई आइडिया तो नहीं आ रहा, थोड़ी देर से सोचूंगी तभी आइडिया आएगा। भाभी, मुझे ना ऐसा गाउन चाहिए। अभी तो काफ़ी गर्मी मुझे लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा गाउन चाहिए जिस गाउन को पहनने के बाद सभी लोग मुझे ही देखें और उसे पहनने के बाद मुझे ज़रा भी गर्मी ना लगे, बिल्कुल ठंडक ठंडक सी महसूस हो। आपके दिमाग में इस बात के लिए कोई आइडिया है तो बताइए ना। मुझे ऐसा ही गाउन चाहिए, बिल्कुल। ठंडक ठंडक, हाँ याद आया, मुझे बिल्कुल याद आ गया। मैं तुम्हारे लिए ऐसा गाउन सीऊंगी जो बहुत ही सुंदर लगेगा और तुम्हें हमेशा ठंडक से राहत भी देगा। मेरे दिमाग में तो अब एक ही गाउन आ रहा है, बर्फ का गाउन। वही गाउन मैं तुम्हारे लिए सीऊंगी सेजल। तुम गोरी हो, तुम पे तो और अच्छा लगेगा वो गाउन। तुम दोनों बैठो, मैं आती हूँ अभी। शारदा वहाँ से उन दोनों को बैठने के लिए कहकर चली जाती है। शारदा के गांव में ही एक ऐसा बर्फ का पहाड़ था जो कि कभी भी नहीं पिघलता था, वो सालों भर से वैसे ही पड़ा है। वहीं से शारदा थोड़ी सी बर्फ ले आती है और उसे घर पे आकर उसकी सिलाई करने में जुट जाती है। वो बैठ जाती है और बहुत ही शिद्दत के साथ सिलाई करना शुरू कर देती है। शारदा गाउन वगैरह सीने में काफी तेज हुआ करती थी, इसलिए उसे ज्यादा समय नहीं लगता है पूरे गाउन को तैयार करने में। वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लेती है और एक सुंदर सा बर्फ का गाउन तैयार कर देती है। देखो सेजल, ये कैसा गाउन है, बिल्कुल बर्फ का बना है और ये कभी भी नहीं पिघलेगा और इसके पहनने से तुम्हारे शरीर में गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बहुत ही ठंडक तुम्हें ये पहुंचाएगा। तो ये गाउन तुम पहनोगी, काफ़ी सुंदर भी लगोगी और तुम्हें बिल्कुल भी ठंडक ठंडक से महसूस भी होगी। ये ऐसा गाउन मैंने बहुत मुश्किलों के बाद सोचा है। ओह माय गॉड भाभी, मैं तो सिर्फ अपनी भाभी को ही जीनियस कहा करती थी, आप तो उनसे भी बड़े वाली जीनियस हो। सच में आपके पास आइडिया कहाँ से आती? इतनी प्यारी गाउन आपने सिले है, वो भी मेरे मन चाहे रूप से। वाओ, यू आर सो टैलेंटेड लिटरली। सेजल काफी तारीफ करने लगती है शारदा की। शारदा कहती है, अरे बस भी करो। शारदा ये बातें कहती है। सेजल अपने गाउन को देख के काफी खुश हुई क्योंकि उसने आज तक इतना सुंदर गाउन नहीं देखा था। सेजल के एंगेजमेंट की तैयारियां धूमधाम से होने लगती है। कुछ दिनों में वो दिन भी आ जाता है एंगेजमेंट का, जिस दिन सेजल ने वो गाउन पहना था। वो गाउन जैसे ही उसने पहना, कुछ लोगों की तो भीड़ लग गई। उसने लगातार फोटो खींचना शुरू कर दिया। इतनी फोटो खींची उस यूनिक गाउन की कि वह इतनी वायरल हो गई, उसकी खबरें तो बिल्कुल टीवी न्यूज़ पे भी आने लगी। वायरल गर्ल बर्फ के लहंगे।
वो न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि अमीर से गरीब लोग सब शारदा से मिलने जाते हैं, उसके टैलेंट की कद्र करते हैं। काफ़ी मॉडर्न लोग भी आते हैं मिलने के लिए उस और काफ़ी गरीब अमीर दोनों मिलकर शारदा को काफ़ी काम देने लगते हैं उसके टैलेंट को देखकर। अब शारदा को इतना काम मिलने लगता है कि उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वह इतनी मेहनत करके अपना खुद का एक कपड़े की दुकान खोल लेती है। इसे दुकान नहीं बल्कि मॉल कह सकते हैं। वह अब आराम से अपने मॉल में घूमती थी और स्टाफ को रखा करती थी। अब दूसरी तरफ उसकी सास, जो अब उसे बिल्कुल भी गरीबी का फ़र्क नहीं पता था, अब दोनों सास बहू प्यार से रहने लगते हैं क्योंकि पैसे सभी की ज़िंदगी बदल देती है। लेकिन शारदा का पति दारू इतना पिया करता था, इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब शारदा अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी बिताती है।